हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो हाउस प्रॉपर्टी ये टैक्सेशन का आज हम लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, पहला क्लास होगा। देखो, टैक्सेशन में 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। पहला हेड्स ऑफ इनकम सैलरी होता है, वो हम लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। ठीक है ना। और अभी हम लोग को जो सिलेबस में हम लोग वो स्टार्ट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोग का दूसरा हेड्स ऑफ इनकम है। ये स्टार्ट होता है सेक्शन 22 to 27। ठीक है ना। आपको 1 नंबर का एमसीक्यू में आ जाएगा ये हाउस प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक है। सेक्शन 22 to 27। ठीक है, सेक्शन 22 to 27। ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी जैसे बताइए दूसरा हेड्स ऑफ इनकम है और इससे बहुत सारा मार्क्स, मतलब इसका वेटेज बहुत अच्छा है। 10 मार्क्स का तो एक 100% लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है। प्लस आपका एमसीक्यू में बहुत सारा हाउस प्रॉपर्टी से छोटा छोटा सवाल आएगा। तो आपको इससे करने से आपका एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा और बहुत इजी है। हाउस प्रॉपर्टी एक बहुत इजी चैप्टर है। चलिए हम लोग समझते हैं हाउस प्रॉपर्टी में क्या है। तो हाउस प्रॉपर्टी जैसे एज द नेम सजेस्ट, हम लोग को हाउस प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ना होगा। किसके बारे में? हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। अच्छा, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 22 बताता है चार्जिंग सेक्शन। व्हाट इज सेक्शन 22? सेक्शन 22 इज अ चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जो 3 बात बताता है। देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी। मेरे साथ बोलिएगा, देयर मस्ट बी अ, देयर मस्ट बी अ। ये कौन बताता है सर? चार्जिंग सेक्शन बताता है। देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ। पहला पॉइंट हम बोले सेक्शन 22 का, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी, द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। तो 3 लाइन बोला है। पहला क्या बोला है? हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, और जो एसएससी है, एसएससी का मतलब जो पर्सन टैक्स देगा उसका मालिक होना चाहिए, वो घर का मालिक होना चाहिए। और तीसरा, वो घर हम लोग अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस में नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो आपको अगर बोला, ये एमसीक्यू में आएगा सेक्शन 22, तो हम लोग बोल पाएंगे सेक्शन 22 3 लाइन। देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। क्लियर है? अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी मतलब किस तरह का इनकम यहाँ पे आएगा? मान लो किसी का कोई एसएससी का हाउस प्रॉपर्टी है, वो रेंट पे दे देता है, मतलब भाड़ा पे चढ़ा देता है हाउस प्रॉपर्टी को। ठीक है ना। और उसमें आने वाला इनकम टैक्सेबिलिटी होगा, टैक्स चार्ज किया, मतलब वो, मतलब मान लो हम अपना एग्जांपल ले देते हैं। मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है और हाउस प्रॉपर्टी को हम कहाँ दे दिए हैं बाबू? रेंट में दे दिए हैं। हमको मंथली बेसिस में भाड़ा मिलेगा। तो जो भी साल भर में जो भी भाड़ा आएगा, जो भी रेंट आएगा, उसको हम लोग कहाँ पे शो करेंगे? किस हेड में शो करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो सेक्शन 22 क्लियर हो चुका है। हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? ठीक है ना। तो अच्छा, अब इनकम टैक्स ने ना हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। हाउस प्रॉपर्टी किसको बोला जाता है? पहला क्या बोला है सेक्शन 22? पहला पॉइंट क्या बोला है? देयर मस्ट बी अ, लिख लीजिए। अच्छा, हम बोल दे देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी। बुक में होगा, नोट्स में होगा, देखो वहां पे लिखा हुआ है। देयर मस्ट, नहीं होगा तो आप घर में जाके लिख लेना बाबू, जगह छोड़ देना, खाली आप समझो यहाँ पे। देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट देयर टू। देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट देयर टू। अपॉर्टेनेंट का मतलब होता है बाबू अटैच। अपॉर्टेनेंट का मतलब क्या होता है? अटैच होता है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है? देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट देयर टू, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, मान लो ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी है बाबू, बोर्ड में देखो, ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी है। ये मेरा क्या है? हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी है, इसको हम ना रेंट में दे देते हैं। हम किसको रेंट में देते हैं? मान लो मिस्टर मनोज को, ये मिस्टर मनोज है, मनोज को हम रेंट में दे देते हैं। तो ये मंथली रेंट कितना मिलेगा? मान लो 10,000 मिल रहा है, तो साल का कितना मिलेगा? साल का सर 1,20,000 मिलेगा।
ये कहाँ पे टैक्सेबल होगा? इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में होगा। अच्छा, अब पहले ये समझ लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी किसको बोला जाता है। हम लोग को वहां पे बोला है, एक वर्ड बोला है ना, लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट देयरटू। अपॉर्टेनेंट का मतलब होता है अटैच, मतलब ओनली लैंड इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे एक लैंड है, ये क्या है? वेकेंट लैंड है। वेकेंट का मतलब खाली जमीन, वेकेंट का मतलब खाली जमीन, ठीक है ना। ये खाली जमीन है, ये ग्राउंड है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये है ओनली लैंड है, तो हम क्या बोला? ओनली लैंड कवर नहीं होता हाउस प्रॉपर्टी में। ओनली लैंड इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। ये पूरे मैदान में कहीं भी एक तो बिल्डिंग बना रहेगा ना, कहीं भी छोटा मोटा बिल्डिंग बना हो, तो उस बिल्डिंग के बनने के वजह से पूरा लैंड को, पूरे ग्राउंड को हम लोग क्या मान लेंगे? हाउस प्रॉपर्टी मान लेंगे। समझे हम क्या समझाना चाहते हैं? जैसे एक पार्सकस मैदान है, बहुत बड़ा है, अब उतना बड़ा जमीन है, जमीन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। क्लियर है? जमीन में कहीं भी किसी कोना में क्या बन चुका है? एक छोटा सा हाउस प्रॉपर्टी बन चुका है। तो वो हाउस, उस जमीन में हाउस प्रॉपर्टी बनने से, मतलब घर बनने से, तो पूरा जमीन क्या माना जाएगा बाबू? हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। आपको बात यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, ये पहला केस हुआ, ठीक है ना। दूसरा केस आप ये समझने का कोशिश करिए, यहाँ से रोड गया, यहाँ से क्या गया है? यहाँ से रोड गया है, यहाँ पे तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी है, यहाँ रोड के किनारे भी हाउस प्रॉपर्टी है। देखो, तो इनकम टैक्स इसको 1 मानेगा, इसको 2 मानेगा, क्योंकि ये सेपरेट हो चुका है। समझ में आया? ये क्या हो चुका है? सेपरेट हो चुका है। इसको हाउस प्रॉपर्टी 1 माना जाएगा, इसको हाउस प्रॉपर्टी 2। हालांकि तुम इसको एक ही हाउस प्रॉपर्टी मान रहे हो अपने नज़र में, लेकिन इनकम टैक्स क्या मानेगा? इसको 2 हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, क्योंकि दोनों अटैच नहीं है, अलग अलग है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए तीसरा समझते हैं हम लोग। तीसरा समझते हैं बाबू, ये तुम्हारा बिल्डिंग है, ये तुम्हारा बिल्डिंग है, तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर बन चुका है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर ना अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या है बाबू? जोर से बोलो। मतलब अभी घर बना नहीं है, बन रहा है। तो जब तक घर बन नहीं जाता है तब तक उसको हाउस प्रॉपर्टी का दर्जा नहीं मिलेगा। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? जब तक घर नहीं बन जाता तब तक उसको हाउस प्रॉपर्टी का दर्जा नहीं मिलेगा। मतलब ये इनकम्प्लीट हाउस प्रॉपर्टी, ये क्या है? इनकम्प्लीट हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट हाउस प्रॉपर्टी है। अब वो इनकम्प्लीट हाउस प्रॉपर्टी कभी भी ना इस चैप्टर में नहीं आएगा। मतलब इनकम्प्लीट हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। कब तक नहीं मानेंगे? जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। यहाँ तक आपको बात समझ में आया? अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? इमूवेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब आपके घर में यहाँ चक्का लगा हुआ है, इसको ठेल के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब जिसको मूव नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी के लिए ना, हाउस प्रॉपर्टी के लिए छत होना जरूरी नहीं है। रूफ इज नॉट कंपलसरी। रूफ इज नॉट कंपलसरी। समझ में आया? बाउंड्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? बाउंड्री होना चाहिए। अगर बाउंड्री है तो उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? हाउस प्रॉपर्टी, अब तुमसे आएगा रूफ नहीं है छत में, छत मतलब घर में रूफ नहीं है, ठीक है ना, तो इसको क्या हाउस प्रॉपर्टी के कैटेगरी में लेंगे? हाउस प्रॉपर्टी हाँ लेंगे। रूफ नहीं भी होगा तब भी चलेगा, तब भी उसको हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। तो रूफ इज नॉट कंपलसरी। रूफ, छत होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, सिनेमा हॉल, आइनॉक्स, सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल, ये क्या हाउस प्रॉपर्टी है? हाँ है, सिनेमा हॉल इज अ हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, अब बोलो ईडन गार्डन हाउस प्रॉपर्टी है? क्यों नहीं है? छत तो नहीं है, बाउंड्री तो है। हम तो बोले छत होना जरूरी नहीं है। ईडन गार्डन इज अ हाउस प्रॉपर्टी। ईडन गार्डन क्या लिखेंगे? बोलिए ईडन, बोलो ना। ईडन गार्डन क्या है हम लोग का? हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी में छत होना जरूरी नहीं है। छत है तो अच्छा बात है, नहीं छत हो तो कोई बात नहीं। क्लियर है आपको? एक तो वैन वगैरह में तो जो घर बनता है ना, वो वगैरह, उसको हाउस प्रॉपर्टी हम लोग नहीं मानते। तो अगर आपका ईडन गार्डन है तब भी आपको हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, रियून्ड हाउस, रियून्ड का मतलब हो गया बर्बाद हो गया, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे? नहीं मानेंगे। रियून्ड का मतलब बर्बाद हो गया घर,
इनकम्प्लीट, बर्बाद घर, समझ में आया, उसको हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में नहीं लेंगे। तो सेक्शन 22 क्या बोलता है, अगर कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, ये कौन बात डिसाइड करेगा बाबू, सेक्शन 22, इट इज अ चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। बोलिएगा सेक्शन 22, एक बार जोर से, सेक्शन 22 सर, सेक्शन 22 इट इज अ चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये बात डिसाइड करेगा कि ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए सेक्शन 22 का कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है। सेक्शन अभी हम आपको जब स्टार्टिंग किए थे तो आपको सेक्शन 22 बताए थे, हम फिर से रिपीट करें। सेक्शन 22 क्या बात बोलता है, 3 बात बोलता है सर, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट देयर टू। अपॉर्टेनेंट का मतलब अटैच, हम ओनली लैंड इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी जब तक उसमें बिल्डिंग अटैच नहीं है, समझ में आया। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। बोलिए मेरे साथ, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। सेक्शन 22 बोलेंगे तो बोल पाओगे बाबू आप लोग, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। क्या चीज, हाँ तो पैसा कमा रहा, ठीक है, हम तो वो बता रहे हो हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है कि नहीं, ठीक है ना। अगर हम बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहें, मतलब हम अपना बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहें, मेरा बात आप समझ पा रहे हो। मेरा एक फ्लैट है, उसमें हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम तुमको दे देंगे, तुम बिजनेस करो ना, समझ में आया। मेरा घर है, ठीक है ना, उसमें हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम सादमान को दे दिए, सादमान बिजनेस कर सकता है। हम तुमको लेट आउट किए, मतलब हम तुमको भाड़ा में दिए, चाहे तुम बंद करके हमको भाड़ा दो, चाहे तुम काम करके भाड़ा दो, चाहे तुम कुछ करके भी भाड़ा दो, चाहे तुम रह के भाड़ा दो, हम तो तुमको भाड़ा दिया है ना। आप बात समझ पा रहे हो। सेक्शन 22 क्या बोलता है, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट देयर टू, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। हम किसी को अपना जमीन या अपना घर, जमीन तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा नहीं ना, जब तक उसमें एक छोटा सा घर ना बना हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी एंगल से घर होना चाहिए, रूफ होना कंपलसरी नहीं है, अभी हम आपको डिस्कस कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए बाबू, आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे आगे, सेक्शन 22 क्लियर है, बोलो। अच्छा, अभी हम लोग आगे चलते हैं और आगे सीखते हैं, कुछ हम लोग टेक्निकल टर्म जानेंगे। लिखिएगा मेरे साथ, सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे फेयर रेंट, उसके बाद लिखेंगे स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड, रिसीवेबल। देखो ये 4 चीज आपको समझना होगा और हमको इसको 4 चीज को समझाएंगे। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म से याद करेंगे, इसको हम लोग GMV बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग FR बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग SR बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको ARR बोलेंगे। आपको शॉर्ट नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलिए, GMV, FR, SR, ARR, ठीक है। अभी ये क्या होगा हम तुमको समझाएंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ये एग्जाम्पल 1 करवा रहे हैं आपको। सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मान लो 100 रुपये है। अब ये ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है क्या, वो हम आपको समझाएंगे। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या है बाबू, 100 रुपीज़ है। अब इसमें फेयर रेंट है, फेयर रेंट मान लो 120 है। तो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, इन दोनों में हायर कौन सा है। तो फेयर रेंट को ना नोशनल रेंट बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, नोशनल रेंट बोला जाएगा, ठीक है ना। फेयर रेंट को क्या बोला जाए, मतलब फेयर रेंट को नहीं बोला जाएगा, दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा उसको नोशनल रेंट बोला जाएगा, ठीक है ना। फिर स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट मान लो 80 है, तो दोनों में से लोअर कौन सा है, 80 है, तो इसको RER बोला जाएगा। RER का मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, RER का मतलब
रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। फिर आएगा ARR, ARR मान लो 100 है, ARR मान लो 150 है, तो इसमें और इसमें ज़्यादा कौन सा है? 150 है, तो 150 को GAV बोलेंगे, ठीक है। अब तुमको हम फिर से बता रहे इन दोनों में से जो हायर होगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? नोशनल रेंट बोलेंगे, ठीक है ना। अगेन इसमें और इसमें जो क्या होगा? लोअर होगा, क्या होगा बाबू? लोअर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? RER बोलेंगे, ठीक है। अब RER में अब ऐसे समझ सकते हो इसको, अगर नहीं समझ में आएगा देखो ऐसे समझ सकते हो इसको। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में इन दोनों में देखो, इन दोनों में जो हायर है उसको क्या बोला जाएगा बाबू? नोशनल रेंट, ठीक है ना। अब नोशनल रेंट और इन दोनों में जो लोअर है उसको क्या बोला जाएगा बाबू? RER, क्लियर है। अब RER में और ARR में जो हायर है उसको क्या बोला जाएगा? उसको GAV बोला जाएगा। तो हाई लो हाई कैसे याद करेंगे? हाई लो हाई, ऊपर दोनों में जो हाई है उसको बोला जाएगा नोशनल रेंट, इन दोनों में से जो लो है उसको RER बोला जाएगा, RER और ARR में जो हायर है उसको GAV बोला जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाई लो हाई, बोलो मेरे साथ। तो ऊपर दोनों हाई है तो उसको क्या बोला जाएगा? बोलो। हाई किस में? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज्यादा होगा उसको क्या बोला जाएगा? नॉर्मल रेट नहीं, नोशनल रेट। नोशनल रेट भी नहीं, नोशनल रेंट है। क्या है? नोशनल रेंट। अब नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में जो लोअर रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? RER का फुल फॉर्म है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब RER और ARR में जो ज्यादा होगा उसको क्या बोला जाएगा? GAV बोला जाएगा। GAV का मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या होता है बाबू? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब इसको समझाते हैं, ये इसका वैल्यू है क्या। चलो बोर्ड पे देखो, यहाँ पे देखो मान लो मेरा, देखो ये GMV का मतलब होता है ना, ये एक एरिया है। ये क्या बाबू? ये एरिया है। एरिया का मतलब लोकेलिटी है, एरिया का मतलब लोकेलिटी है, ठीक है ना। ये एरिया है, मेरा प्रॉपर्टी जिस एरिया में है ना उस एरिया का रेट डिसाइड करेगा ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसे हम लोग का कोलकाता में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है? KMC है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो मान लो मेरा बिल्डिंग यहाँ पे है, मेरा बिल्डिंग यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे मेरा बिल्डिंग है। तो मेरा बिल्डिंग का कितना वैल्यू होना चाहिए ये डिसाइड कौन करेगा? कौन डिसाइड करेगा बाबू? कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अगर हम लोग वेस्ट बंगाल कोलकाता में रहते हैं, हर जगह का कॉरपोरेशन अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो वो बताएगा इसका वैल्यू कितना है, ठीक है। उसके बाद फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब होता है ना, हमको बताया है KMC बता दिया, KMC का मतलब कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बता दिया कि कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपया साल का होना चाहिए। कितना होना चाहिए इसका वैल्यू? 1 लाख रुपया साल का। लेकिन दूसरा में लिखा हुआ फेयर रेंट। व्हाट इज फेयर रेंट? फेयर रेंट का मतलब होता है सिमिलर रेंट, जो एक ही प्रॉपर्टी, एक ही एरिया में, एक ही तरह का बिल्डिंग जो लोकेलिटी में है, वो फेयर रेंट कितना फेच करता है, कितना मिलता है उसको। जैसे मेरा प्रॉपर्टी कहाँ पे है बाबू? इसी एरिया में है, और ये मेरे बगल के पास भी ना मेरी तरह बिल्डिंग है, तो इसका फेयर रेंट कितना होता है आप समझ पा रहे हो। ये मान लो कोई भी एक एरिया है, ये मेरा बिल्डिंग है, ये वाला कौन बिल्डिंग है? मेरा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का KMC वैल्यू बताए 1 लाख रुपया साल का, ठीक है ना। अब हम 1 लाख रुपया साल का लिख देंगे, जो भी बताएगा ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। दूसरा है फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब होता है इसी लोकेलिटी में फेयर रेंट, मतलब मेरे तरह बिल्डिंग जो है, बात समझो। मान लो मेरा ये बिल्डिंग है, सेम मेरे लोकेलिटी में एक बिल्डिंग उसी तरीका का है, वो अगर उसको भाड़ा में चढ़ाया जाए 1 साल के लिए तो उसको कितना भाड़ा मिलेगा? उसको मिलेगा 1,20,000। तो हम लोग ना इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसी को बोला जाता है नोशनल रेंट। यहाँ तक बात समझ में आया? हम इसको एक बार रिपीट करें, अपना दिल दिमाग खोल के सुनो। कोई भी एक एरिया हो,
पार्क सर्कस जैसे एक एरिया है, बेग बगान एक एरिया है, तोपसिया एक एरिया है, हावड़ा एक एरिया है, बात समझ पा रहे हो, कसिया बगान एक एरिया है, ये शमसुल हुदा रोड एक एरिया है। एक एरिया में बहुत बिल्डिंग होता है कि नहीं होता है कि नहीं? मान लो ये कोई भी एक एरिया, पार्क सर्कस ही मान लो, ये क्या है, पार्क सर्कस है। मान लो मेरा इसी लोकेलिटी में, पार्क सर्कस तो बहुत बड़ा एरिया है, पार्क सर्कस का कोई भी एक एरिया का बात कर लो, ब्राइट स्ट्रीट का ले लो, ठीक है ना, या क्वेस्ट मॉल के पास ले लो, वहां मेरा ये बिल्डिंग है, वहां मेरा क्या है, बिल्डिंग है। इसका वैल्यू कौन बताया, केएमसी बताया है। केएमसी कितना बताया, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना बताया, 1 लाख रुपया। मेरा ही बिल्डिंग का तरह ना बगल में एक बिल्डिंग और है, सेम साइज, सेम A to Z सेम है, A to Z सेम है। जैसे मेरा रूम है वैसे उसका भी रूम है, जैसे मेरे यहाँ पानी आता है वैसे उसके भी पानी आता है, जैसे मेरे बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी है वैसे उसके बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे मेरे बिल्डिंग से बालकनी जो चीज़ दिखाई देता है उस बिल्डिंग से भी वही चीज़ दिखाई देगा। मेरा बात आप समझ पा रहे हो, एकदम सटा हुआ। तो दोनों में ना, समझ में आया, दोनों में अब देखेंगे ना कि वो ये बिल्डिंग कितना भाड़ा फेच करेगा। फेच का मतलब ये कितना भाड़ा कमा पाएगा एक साल में, तो एक क्वेश्चन में दिया है कितना कमा पाएगा। तो सरकार बोलेगा ना इन दोनों में से जो ज्यादा होगा हम उसको क्या मान लेंगे, फेयर रेंट नहीं मानेंगे, नोशनल रेंट मानेंगे। आप भाई समझे नोशनल रेंट क्या होता है, नोशनल रेंट समझ में आया। अब नोशनल रेंट का मतलब होता है ना, स्टैंडर्ड रेंट का मतलब होता है ये एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। हर एक स्टेट में एक तो रेंट कंट्रोल एक्ट है। आप रेंट कंट्रोल एक्ट जो एक गवर्नमेंट का संस्था होता है, गवर्नमेंट ये होता है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है। तो जो भी देखो बाबू, रेंट कंट्रोल एक्ट जो भी रेंट डिसाइड करेगा उससे ज़्यादा हम टेनेंट से चार्ज नहीं कर सकते। अगर हम बाड़ी वाला है, हम अपना भाड़ा अगर अपना घर हम रेंट पे चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप एक बात समझ लीजिए, हम अपना घर रेंट कंट्रोल एक्ट जो डिसाइड करेगा उससे ज़्यादा भाड़ा हम नहीं ले सकते। तो एसआर का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट, इसको बोला जाता है रेंट डिसाइडेड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। कभी आपको बोल देगा रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट, एसआर नहीं बोलेगा, रेंट कंट्रोल एक्ट बोल देगा। समझ में आया? ऐसा रेंट कंट्रोल एक्ट का मतलब ये जो कंट्रोल एक्ट है ना, ये रेंट डिसाइड करेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक काम कर लेंगे, नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में जो छोटा होगा उसको हम आरईआर बोलेंगे। आरईआर का मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, आरईआर का मतलब आप देखेंगे ना एआरआर है, एआरआर है, एआरआर का मतलब होता है, एआरआर का मतलब होता है एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अब आप एक साल में इस टेनेंट को चढ़ा के कितना कमा पा रहे हो, समझे? एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल का मतलब होता है आप एक साल में इस रेंट को, इस घर को, इस प्रॉपर्टी को भाड़ा में चढ़ा के आप कितना पैसा कमा पा रहे हो, ठीक है ना, उसको बोला जाता है एआरआर। अब देखो सरकार के हिसाब से ना एक तो एक्सपेक्टेड रेंट होता है। सरकार बोलेगा तुम कितना कमा रहे हो, तो हम बोलेंगे 100 रुपया कमा रहे हैं, तो सरकार बोलेगा नहीं 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 नहीं, मेरे हिसाब से तो इसका दाम 120 होना चाहिए, तो आपको टैक्स 120 में देना होगा। तो याद कर लीजिएगा, आरईआर और एआरआर में जो ज्यादा होगा उसको जीएवी बोला जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लियर है? ये एक्सपेक्टेशन है, ये इसको हम लोग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलते हैं। ये एक्सपेक्टेड रेंट किसके हिसाब से होता है बोलो तो? गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। गवर्नमेंट के हिसाब से मेरे प्रॉपर्टी का 80 रुपया होना चाहिए साल का, लेकिन मेरे हिसाब से 150 होना चाहिए। तो सरकार को मेरा अपना हिसाब बोलेगा ज्यादा फायदा होगा या पब्लिक का सुनेगा ज्यादा फायदा होगा? देखो पब्लिक के हिसाब से कितना होना चाहिए, पब्लिक मतलब जो बंदा का घर है, एसएससी के हिसाब से 150 होना चाहिए। तो सरकार एसएससी का ही बात सुनेगा, क्योंकि 150 मानेंगे तो उसको टैक्स ज्यादा मिलेगा सर गवर्नमेंट को। क्लियर है मेरा बात, आप समझ पा रहे हो? तो एक्सपेक्टेड रेंट और एआरआर में जो ज्यादा होगा उसको बोला जाएगा जीएवी बोला जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट किसके अकॉर्डिंगली निकलता है? गवर्नमेंट का अकॉर्डिंगली निकलता है। और एआरआर किसके अकॉर्डिंगली निकलता है बाबू? एआरआर किसके अकॉर्डिंगली निकलता है? एसएससी के अकॉर्डिंगली निकलता है। तो देखेंगे सरकार ना आपका प्रॉपर्टी का ना एक एक्सपेक्टेड रेंट निकाल के रखेगा, क्योंकि सरकार को तो देश चलाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो वो पैसा पब्लिक से लेगा। तो गवर्नमेंट, आप लोग अगर प्रॉपर्टी होगा तो गवर्नमेंट पहले से प्री डिटरमाइन कर लेगा, पहले से सोच लेगा इस प्रॉपर्टी का कितना भाड़ा आना चाहिए। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? अगर गवर्नमेंट के हिसाब से, मान लो हम गवर्नमेंट है, ठीक है ना, अब वसीम से पूछा, वसीम तुम्हारा प्रॉपर्टी का कितना है, कितना भाड़ा आ रहा है? 180। और हम सोचे 150,
तो हम अपना बात मानेंगे या उसका बात मानेंगे? चलो हम बोलेंगे चलो 180 मान के आगे चलते हैं। तुम्हारा बाबू 200, लेकिन मेरे हिसाब से आना चाहिए 250। अब हम उसका बात मानेंगे या अपना बात मानेंगे? हम अपना बात मानेंगे। समझ में आया? जब मेरा वैल्यू, हम गवर्नमेंट है, मेरा वैल्यू एसएससी के वैल्यू से ज़्यादा रहेगा तो हम अपना बात मानेंगे। जब मेरा वैल्यू छोटा रहेगा, एसएससी का वैल्यू बड़ा रहेगा तो उसका बात मानेंगे। हम लोग इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं हायर ऑफ अबव। यहाँ तक आपको समझ में आया? मेरा बड़ा है, गवर्नमेंट का बड़ा है। हाँ, गवर्नमेंट का वैल्यू बड़ा है और इसका वैल्यू छोटा है तो सरकार अपना मानेगा। ठीक है ना? उल्टा बोलो, एसएससी का वैल्यू बड़ा है, वैल्यू बड़ा है, ठीक है ना? मान लो एसएससी का वैल्यू 1 लाख रुपीज आ रहा है और गवर्नमेंट का वैल्यू आ रहा है 80,000, तो एसएससी का लेंगे। ये तो विच एवर इज हायर। क्लियर है? उसको बोला जाएगा जीएवी बोला जाएगा। आपको यहाँ तक बात समझ में आया? अब जीएवी तो यहाँ तक तो वर्किंग है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है। अब आपको जो ना फॉर्मेट बनाना होगा, फॉर्मेट हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, यहाँ तक देखो। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स दास। बाबू एक्स दास ही लिखना है सर, क्वेश्चन में जो नाम लिखा है वो लिखिएगा। ठीक है, हम एग्जांपल दे रहे हैं दास। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स दास फॉर द असेसमेंट ईयर। फॉर द असेसमेंट ईयर, आप लोग असेसमेंट ईयर क्या होगा? 24-25, ठीक है ना? रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, तेईस 24। अनिका देखो विजिबल है बाबू बोर्ड? यहाँ नहीं, वहाँ पे। अब विजिबल है? नीचे तक आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। गेट बंद कर दो। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट है, फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे? देख लो यहाँ पे देख लो, हम लोग फॉर्मेट में क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? बोलो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या लिखेंगे बाबू? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अच्छा, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे पता चला ना? ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो भी आएगा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब माइनस करेंगे इससे, क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स। अब म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर लेंगे। अब जो आंसर आएगा इसको बोला जाएगा इसको क्या बोला जाएगा? नेट एनुअल। बोलो, इसको क्या बोला जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। फिर इसे माइनस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A at the rate 30% of NAV। ये माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लिखेंगे बाबू? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो
अब इसको लिखेंगे IHP। देखो यही फॉर्मेट है, इतना बड़ा फॉर्मेट 10 नंबर। हम इसको रिकॉल कर देते हैं। फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले GAV लिखेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखेंगे। अच्छा ये GAV कहाँ से लिखेंगे, देखो यहाँ से निकाल के लिखेंगे, ठीक है ना। GAV लिखे, GAV से हम लोग क्या माइनस करेंगे, GAV से हम लोग क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। GAV से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या बोला जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू से डिडक्शन माइनस होता है, दो डिडक्शन होता है, अंडर सेक्शन 24A और 24B। बोलिए अंडर सेक्शन 24A 24B। अंडर सेक्शन 24A होता है 30% ऑफ NAV। बोलिए अंडर सेक्शन 24A कितना होता है, 30% ऑफ NAV। ये फिक्स होता है, ये क्या होता है, 30% इज फिक्स, ठीक है ना। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस, ये दोनों माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, IHP आ जाएगा। IHP का फुल फॉर्म होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलिए बाबू IHP का फुल फॉर्म इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये फॉर्मेट है, लेकिन GAV ना आपको क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा। इससे कैसे निकालेंगे, हाई लो हाई लगा के, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में जो ज्यादा रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन में हम लोग यहां तक लिखिए, सब लोग यहां तक लिख लो। अच्छा बाबू आप लोग को ना क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा, मतलब आपको जब भी म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहता है, देखो हम लोग को ना कभी कभी ना ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग को कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर जो प्रॉपर्टी है, आप ठीक है, नजर आ रहा बाबू, देखो आप ठीक है। अगर प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहाँ हो सकता है, अगर प्रॉपर्टी मेरा KMDC है, KMDC का फुल फॉर्म कोलकाता मुंबई दिल्ली चेन्नई। अगर प्रॉपर्टी मेरा कहाँ पे है, KMDC में है। अगर प्रॉपर्टी मेरा अदर देन KMDC में है तब क्या होगा। अगर मेरा प्रॉपर्टी KMDC में है और क्वेश्चन में अगर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग को सबसे पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालना होगा। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेट म्युनिसिपल वैल्यू बराबर होगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस सेवरेज टैक्स ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू माइनस वाटर टैक्स ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको क्या पढ़ेंगे, बोलिए NMV का फुल फॉर्म क्या होगा, नेट म्युनिसिपल वैल्यू। NMV का फुल फॉर्म नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू बराबर होगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस सेवरेज टैक्स माइनस वाटर टैक्स। इसका एक फॉर्मूला और है, अगर सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स नहीं दिया है ना तो हम लोग ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, नेट म्युनिसिपल वैल्यू डिवाइडेड बाई 90% कर देना। तो ये भी फॉर्मूला लिख लीजिए, ये भी फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है ना। कभी ये फॉर्मूला काम आएगा, कभी ये फॉर्मूला काम आएगा, क्लियर है। और अगर प्रॉपर्टी मेरा अदर देन KMDC में है, मान लो पंजाब में है, हरियाणा में है, या फिर हैदराबाद में है, या तमिलनाडु में है, या फिर तुम्हारा तेलंगाना में है, कहीं भी है, वो कोलकाता मुंबई दिल्ली चेन्नई में नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बराबर होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू का, ठीक है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बराबर होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू का, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू यहाँ पे बराबर नहीं होता है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है।
तो ये दो फॉर्मूला हमको लर्न करना होगा हम लोग को। सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन में ना, अच्छा इतना लिख लो पहले फिर एग्जाम्पल करते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? देख के बाबू आराम से हिल जा रहा कैमरा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्वेश्चन नीचे सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 1 मान लो लिखा हुआ है नेट म्युनिसिपल वैल्यू 90,000 इन कोलकाता और फेयर रेंट दिया हुआ है 95,000, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट है मेरा 1 लाख और एनुअल रेंट है एनुअल रेंट है 2 लाख। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, हम लोग को कंप्यूट क्या निकालना होगा बाबू, कंप्यूट जीएबी। हम लोग को जीएबी निकालना होगा क्वेश्चन मार्क। अब ये जीएबी कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जीएबी कैसे निकाल सकते हैं बोलो। हम लोग हाई लो वाला हाई वाला फॉर्मूला पढ़े हैं ना। तो हाई क्या होगा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। अच्छा ये तो कोलकाता है, क्या है, कोलकाता है। देखो कौन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला अप्लाई होगा कि ये वाला अप्लाई होगा, ये वाला पहला वाला, क्योंकि कोलकाता मुंबई चेन्नई दिल्ली ये तो अदर देन है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेट लिखा हुआ है। हम लोग को नेट लिखा रहेगा तो हम लोग को क्या बनाना होगा, ग्रॉस बनाना होगा। तो ग्रॉस बनाने के लिए दो फॉर्मूला, ये वाला कौन सा अप्लाई करेंगे, जब क्वेश्चन में सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स नहीं दिया रहेगा तो नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन है यहाँ पे कहीं भी सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स नहीं दिया है तो हम लोग को ये वाला अप्लाई करेंगे। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालने के लिए 90,000 डिवाइडेड बाई कितना कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। समझे, ये 90% फिक्स है, ये 90% फिक्स है। क्यों, क्योंकि फॉर्मेट में अभी इससे पहले हम क्या लिखाए थे, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में जो ज्यादा होगा उसको नोशनल रेंट बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू तो नहीं दिया था, क्वेश्चन में तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया था। और प्रॉपर्टी कहाँ पे, कोलकाता में है। अगर कोलकाता मुंबई चेन्नई दिल्ली में है और म्युनिसिपल वैल्यू भी लिखा रहेगा तब भी उसको नेट मानेंगे। फिर से बार बार बोल ले, अगर यहाँ नेट नहीं लिखा रहता, देखो हम नेट हटा दे रहे, जब ग्रॉस नहीं दिया रहेगा उसको हम लोग नेट मानेंगे। अभी क्या है, ये म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब नेट म्युनिसिपल वैल्यू। अभी भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे इन लिख दे या नहीं लिखे दोनों का मतलब सेम आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू होता तो ये वाला करने का जरूरत नहीं था। क्लियर है। तो अब हम लोग को ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मिल चुका। अब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट दोनों में कंपेयर करेंगे, कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है। तो इसको क्या बोला जाता है जो ज्यादा है, नोशनल रेंट। नोशनल रेंट आ चुका हम लोग का। अब स्टैंडर्ड रेंट कितना हम लोग का, 1 लाख। दोनों में से छोटा कौन है, सर दोनों तो 1 ही लाख है तो 1 ही लाख लिख लो। इसको क्या बोला जाएगा, RER। अब RER और ARR में, ARR का मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव, साल का रेंट कितना है 2 लाख। हमको कितना मिला, कुछ बोला नहीं, तो हम लोग मानेंगे जितना मेरा साल का रेंट है उतना ही पैसा हमको मिला। ठीक है ना। हम मेरा रेंट कितना है 2 लाख और हमको पूरे साल भर में मिला कितना 2 लाख। जितना रेंट होगा उतना ही मिलेगा अगर बकाया नहीं है। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 लाख लिखेंगे। अच्छा गवर्नमेंट के हिसाब से कितना मिलना चाहिए, 1 लाख। गवर्नमेंट के हिसाब से कितना मिलना चाहिए, 1 लाख। 1 लाख क्या एक्सपेक्टेड रेंट है, लेकिन रियलिटी में प्रॉपर्टी से रेंट कितना मिल रहा, 2 लाख। तो विच एवर इज हायर, 2 लाख क्या हो चुका हम लोग का, ये 2 लाख को क्या बोला जाएगा, GAV बोला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 आप करके दिखाइएगा। नेट म्युनिसिपल वैल्यू 4 लाख, बिहार।
फेयर रेंट 5 लाख, एनुअल रेंट 7 लाख। फेयर रेंट क्वेश्चन में है 5 लाख, एनुअल रेंट है, तो आपको क्या कंप्यूट करना होगा? कंप्यूट क्या करना होगा बाबू? जीएवी निकालना होगा। कंप्यूट जल्दी से निकालिए, जीएवी कितना निकलेगा? निकालो, जीएवी कितना निकलेगा? देखो बाबू, क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे ना एसआर नहीं दिया हुआ, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। या क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट बोलेगा या रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट सेट बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। देखो अब सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन करें। देखो ये जो एग्जांपल 2 है, इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? देखो अच्छा बिहार में है, ये बिहार में, तो कौन सा रूल्स है, ये वाला या ये वाला है? तो इधर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दोनों क्या होता है? बराबर होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 ही लाख लेंगे। क्लियर है? डिवाइडेड बाय 90% नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी कहाँ पे? बिहार में, केएमडीसी में नहीं है। तो हम लोग क्या पे लिखेंगे? जो है हमको फर्क नहीं पड़ता। नेट म्युनिसिपल, हम लोग को ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू लिख देंगे। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना लिखेंगे? बोलो, 4 लाख लिखेंगे। फेयर रेंट कितना लिखेंगे? 5 लाख। दोनों में से ज्यादा कौन सा है? 5 लाख को क्या बोला जाएगा? नोशनल रेंट बोला जाएगा। अब नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो हम लोग मानेंगे 5 ही लाख छोटा है। क्या मानेंगे? 5 लाख छोटा है, तो इसको क्या मानेंगे? आरईआर मानेंगे। फिर एआरआर का मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल कितना है? 7 लाख। तो आंसर कितना आ जाएगा? जीएवी आंसर आ जाएगा 7 लाख। ठीक है, देखो यहाँ पे जब भी कोई एक डेटा नहीं देगा तो उसको छोटा करके आगे समझ जाइएगा। ठीक है ना? जब भी क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं देगा तो हम लोग उसको समझ जाएंगे। क्लियर है? एक एग्जांपल हम लोग और करेंगे, हम लोग ये वाला एग्जांपल करते हैं। ये वाला एग्जांपल का मतलब होता है जहां पे क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नेट म्युनिसिपल वैल्यू ये माइनस करने वाला। अगर क्वेश्चन में सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स भी होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? एक एग्जांपल करवाएंगे, बाकी आप घर से करके लाना। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करते हैं। ये वाला समझ में आया बाबू? ये वाला क्वेश्चन का ये वाला सॉल्यूशन था, समझ में आया? तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लास ओवर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या है, हम यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है 1 लाख। ठीक है, सेवरेज टैक्स है 7%, वाटर टैक्स है 3%। यहाँ तक क्लियर है? फेयर रेंट है 1,20,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1.5 लाख, एआर का मतलब एनुअल रेंट है 1,60,000। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ना एक सेवरेज टैक्स भी आ चुका, वाटर टैक्स भी आ चुका। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला या ये वाला? जिसमें वाटर टैक्स है, सेवरेज टैक्स है, तो एक काम करते हैं हम इसी में फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब हमको क्या निकालना होगा? सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स निकालना होगा। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे? यहाँ पे चलो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट म्युनिसिपल वैल्यू। क्वेश्चन में नेट म्युनिसिपल वैल्यू नहीं है, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? नेट म्युनिसिपल वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको x मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख। अब फॉर्मूला में कितना है? 10% ऑफ द ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू,
तो अब एक काम करो, अभी लिखना मत, देखो अब ऐसे लिखेंगे फिर 10%, 10,000 लिखेंगे तो 1 लाख से 10,000 90,000 हुआ, तो डायरेक्ट आप 90,000 नहीं लिख सकते हो इसको, समझे हम क्या बोले, इसको डायरेक्ट 90,000 नहीं लिख सकते हम लोग, हाँ लिख सकते हैं। अरे यहाँ ग्रॉस देखो, बोर्ड में देखो, यहाँ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 1 लाख, माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, 1 लाख का 10% कितना हुआ, तो अब 1 लाख से 10,000 माइनस करके डायरेक्ट 90 लिख ले, आसान होगा। माइनस सेवरेज टैक्स, सेवरेज टैक्स इसका ऊपर निकलता है बाबू ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू, तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू कितना है x है, तो हम लोग x का 7% निकाल लेंगे, तो माइनस कर लेंगे 7% ऑफ x। या वाटर भी किसका ऊपर निकलता है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर निकलता है, तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, तो 3% है, तो माइनस करेंगे 3% ऑफ x। यहां तक आपको समझ में आया, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 90,000 माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस होगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो हम लोग 10x लिख सकते हैं, 10% ऑफ x लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा x को एक जगह लेके चले जाए हम लोग, यहाँ पे देखो बोर्ड पे देखो, ये x है, ठीक है ना, इसको इधर लेके चले जाए, ये प्लस है, तो इधर ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 90,000। अच्छा ये x है बाबू, x परसेंटेज ऑफ x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये देखो ये 10% ऑफ x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करिएगा, समझे, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं 0.1x लिख दे इज इक्वल टू 90,000। तो अब यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है बाबू 1 है, तो अब इसको ऐड कर लीजिए, 1 के साथ कितना आएगा इधर, तो 1.1 आएगा, तो देखो 10% को हम लोग 10/100 कर सकते हैं, कैलकुलेटर में करिए 10/100 कर लीजिए, तो 0.1 आया, उसके 1 ऐड कर लो, तो यहाँ पे कितना आएगा 1.1x इज इक्वल टू 90,000, ठीक है ना, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 1.1, 90,000 डिवाइडेड बाई 1.1 कितना आया बाबू 81818, समझे 81818। अब अच्छा हो चुका, अब हम लोग को क्या निकालना होगा, हम लोग को तो निकालना होगा सर वाटर टैक्स ना, सेवरेज टैक्स, सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स। तो सेवरेज टैक्स कितना है 3% है, तो हम लोग इसका 3% निकाल लो, 81818, इसका कितना निकालेंगे, इसका निकालेंगे सेवरेज टैक्स @ 7%, निकालो इसका 7%, कितना आया बाबू 5727, ठीक है, इधर 8181 इनटू कितना परसेंट निकालेंगे 3% निकालेंगे, $245 निकल गया हम लोग को सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स, ठीक है। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू लिखेंगे, लिख दिया 1 लाख। अब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट, फेयर रेंट कितना मेरा 1,20,000 है, बोलो दोनों में से ज्यादा कौन सा है 1,20,000 नोशनल रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट कितना हम लोग का क्वेश्चन में 1,50,000। अब बोलो दोनों में से छोटा कौन सा है 1,20,000, स्मॉलर वैल्यू है, इसको बोला जाता है RER रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। फिर लिखेंगे ARR, ARR कितना है बाबू क्वेश्चन में, ARR कितना है 1,60,000, तो 1,60,000 क्या आ जाएगा हम लोग का GAV आ चुका। हम क्या बोले थे, अब सॉल्यूशन स्टार्ट होगा ना, वो तो वर्किंग था, GAV आ चुका 1,60,000। इससे माइनस क्या होता है MT का मतलब म्युनिसिपल टैक्स, क्वेश्चन में नहीं दिया 1,60,000, ठीक है। अब इससे माइनस क्या होगा देखो सेवरेज टैक्स,
बोलोगे सर सेवरेज टैक्स तो आप फॉर्मेट में नहीं लिखाए थे ना, वो कुछ रहेगा नहीं बाबू, जब क्वेश्चन में रहेगा तो आप उसको म्युनिसिपल टैक्स के नीचे सेवरेज टैक्स आपको माइनस करना होगा, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख दें ST मतलब सेवरेज टैक्स एंड WT मतलब वाटर टैक्स। 5727 और 245, इस फिगर से ये दोनों माइनस कर लीजिएगा। नॉर्मली क्वेश्चन में 2455 क्योंकि 2454.5 ऐसा आता है। ठीक है, 0.5 से ज्यादा नहीं है, हम ले भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। तो 2 बार 5 होगा ना सर, 2 2000 आ रहा था। अच्छा एक बार हम चेक कर लेते हैं, देख लो बाबू। हाँ जी। 81818 है ना, इंटू 3%, 2454 2454 डेसिमल वन ले भी सकते हो, 1 रुपया ले सकते हो। 0.5 से ज्यादा रहेगा तो 1 रुपया ले लेंगे हम लोग, 0.5 नहीं है इसीलिए छोड़ दिए, इग्नोर कर दिए। तो क्वेश्चन में सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स हर क्वेश्चन में नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो हम लोग माइनस करेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे हम लोग। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो क्वेश्चन में अगर सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये यहाँ पे इसको x मानना क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया था, नेट म्युनिसिपल वैल्यू वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इसीलिए हम लोग इसको क्या अज्यूम किए, हम लोग इसको x माने, ठीक है ना, और उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व किए। और जब भी हम लोग का ये तो वर्किंग होता है GAV निकालने के लिए, जैसे GAV निकल जाएगा उसके बाद हम लोग को ये सॉल्व करना होगा। सेवरेज एंड वाटर टैक्स हर क्वेश्चन में नहीं रहेगा, अगर होगा तो माइनस करिएगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।